वनडे गेम्स का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट की अगर हम बात करें और नेपाल की बात करें तो वो रेयर मोमेंट हो जाता है कि 50 ओवर गेम्स नेपाल में कितने होते हैं। उस लिहाज से वनडे गेम्स का जिस तरह से इंतज़ार था वो इंतज़ार आखिरकार आज ख़त्म हुआ। पहला मैच नेपाल वर्सेस जिम्बाब्वे का जो पहला वनडे था वो धुल गया था उस वक्त, फिर उसके बाद रिशेड्यूल किया गया, T20 सीरीज हुई और अब वहाँ पे वनडे की आज शुरुआत हुई है। जिस तरह की उम्मीद थी कि 50 ओवर पूरी की पूरी टीम को मिलेंगे खेलने के लिए और वो मिले भी। जी हाँ, जिम्बाब्वे ने पहले टॉस जीता और उन्होंने नेपाल को खुद ही बैटिंग दे दी कि चलिए आप बैटिंग करिए, यानी बिल्कुल प्लेटफॉर्म सेट था कि आज भाई 300 बॉलें टीम को पूरी तरह से टेक्निकली 300 बॉलें टीम को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर कहना होगा यार बहुत ही आराम से और सक्सेसफुली 111 बॉलें टीम छोड़ के आ गई। बिल्कुल, और बहुत इस टारगेट में वो सक्सेसफुल हुए हैं कि हमें पूरा ओवर नहीं खेलना। इसमें नेपाल टीम सक्सेस हुई है कि जो उनकी दिक्कत है कि ज़्यादा ओवर ना खेल पाना, पूरे के पूरे ओवर नहीं खेल पाना, ज़्यादातर बीच में ही दम तोड़ देना 35, 37, 38 ओवर में, वो फिर से एक बार और सामने बहुत अच्छी तरीके से बैट्समैन ने कहा कि भाई हम तो नहीं खेल पाएंगे, 31 ओवर में ही ढेर। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं इस एनालिसिस में समझने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने ताकि आप समझ पाएँ कि डेली क्रिकेट ने जो चीज़ें हमने इससे पहले क्रिकेट वर्ल्ड लीग 2 की पॉइंट्स टेबल की सीरीज़ में भी आपको बताया था प्रेडिक्शन में कि आगे आने वाले मैचेस में कौन कितने मैचेस जीत सकता है, उससे भी रिलेटेड है। एनालिसिस को ज़रूर पूरा ज़रूर सुनिएगा। अब यहाँ पर बात हो जाती है यार, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लेइंग 11 से। प्लेइंग 11 को देखकर क्लियर पता चलता है कि ये मैच जीतने के लिहाज से कोच और कैप्टन गए हैं, बजाय यहाँ पर कुछ सीखने के या फिर आने वाले फिक्सर्स को ध्यान में रखते हुए। प्लेइंग 11 को देख के आप क्या कहें? बिल्कुल, देखिए प्लेइंग 11 को देखकर मुझे कुछ नज़र नहीं आया कि ये ओडीआई मैच चल रहा है। अगर मैं सीरियस नोट पे कहूँ वनडे, बिल्कुल वनडे, माफ़ कीजिएगा, वनडे मैच चल रहा है, 50 ओवर का गेम चल रहा है। नेपाल के कुछ प्लेयर अलग हैं, इसमें कुछ नज़र नहीं आया। आपने वही टीम वही प्लेयर ज़्यादातर उतार दिए हैं यहाँ पर आकर, जो आपके T20 में साथ थे, जो T20 ज़्यादा खेलते हैं। खैर आप नेपाल की क्रिकेट में T20 ज़्यादा होता है, अब वो प्लेयर लाए कहाँ से? अब बुरा हाल हो रहा है, जब 50 ओवर गेम ज़्यादा हो रहा है तब नेपाल को दिक्कत आ रही है कि हमारे पास तो प्लेयर ही ऐसे हैं, लेकिन जो है उन्हें मौका मिलता नहीं। बिल्कुल यार। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंट से है। 4 स्पिनर्स आज के मैच में अगर हमने खेलते हुए देखे, आप देख सकते हैं संदीप लामिछाने, दीपेंद्र सिंह यारी, सुशांत भारी और सागर ढकेल। 4 स्पिनर ट्यू के ग्राउंड पे आप खिला रहे हैं। यहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशंस है, आने वाले 8 मैचेस आपको इस तरह की बिल्कुल पिचेस नहीं मिलने वाली। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये सोच को दर्शा देता है, ये कप्तान और कोच के सोच को दर्शा देता है, उनके थिंक को दर्शा देता है, उनके पिच को पढ़ने का जो ब्रेन है उसको दर्शा देता है कि भाई हम क्या, या फिर अप्रोच भी हो सकता है यार कि उनका अप्रोच ऐसा है कि हमें तो बस खाली ये वाले मैच कैसे भी जीतने, कोई सीखना नहीं है, तैयारी नहीं करनी। ये तो खैर है ही, ये तो है ही कि हमें मैच जीतने के लिए इतना जोर लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। यहाँ पर आपको अपने बेसिक को कवर करके चलना है, आपको अपने सारे एरियाज कवर करके चलने हैं। 4 स्पिनर ओवरकास्ट कंडीशन में, ये तो हमने कब देखा था पता नहीं, आखिरी बार हमारे आंखों के सामने कई समय बाद ऐसा हुआ है। एशिया में अगर कहीं पर ओवरकास्ट कंडीशन है, जब तक वो टेस्ट मैच नहीं है कि हाँ स्पिन का पिच है, बनाया हुआ पिच है, यहाँ स्पिन का इतना पिच नहीं है, यहाँ मदद मिल रहा है, पेसर को मदद मिल रहा है, मूवमेंट मिल रहा है, समझ से परे है। आखिर क्या सोचा होगा? अगर मौका मिलेगा कभी तो इसके ज़रूर हम पूछेंगे, ज़रूर कभी आगे मौका मिला संदीप और प्रोड्यूसर से। बिल्कुल, खैर यहाँ पर एक सॉलिड ब्लंडर जरूर हुआ है। आप 4 स्पिनर्स लेके उतर रहे हैं और आपके आने वाले मैचेस जो हैं वो होने हैं यूएसए और स्कॉटलैंड जैसी पिचेस पे, जहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन बाउंस और सीम और स्विंग का मुजाहरा जो है वो देखने को मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यार, अब इनिंग की यहाँ पर बात करते हैं। 4 ओवर होते हैं, दोनों ओपनर्स बैक पैक करके अपने बैट को लेकर रवाना हो चुके होते हैं पवेलियन। इस फेस को आप कैसे देखते हैं, जहाँ पर शुरुआत जो है वो काफ़ी अच्छी खासी कुशल बुटल को मिली थी, उसके बाद अच्छा फिर से उनका जो विकेट है क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आया। बिल्कुल, और सॉरी, लेकिन जब भी शॉट पड़े, अच्छे शॉट मारे, तब लगा कि चलिए अब जम रहे हैं बैट्समैन, अब खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शॉट नहीं खेले। कुशल बुटल ने 4 चौके मारे हैं, बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ, कवर की तरफ चौके मारे हैं। अचानक से जैसे ही बॉल का हल्का मूवमेंट बदला,
मूवमेंट बॉल हुई, खत्म हो गया, स्टंप हो गया। बॉल बैट और पैड के बीच में गैप मिला, और बॉलर को अगर जरूरत भर भी गैप मिल जाए तो उसके लिए बहुत खुशी की बात है। वो तो सीधा स्टंप पे दे मारेगा, वो इतना वेट नहीं करेगा, खास करके स्ट्राइक बॉलर। बिल्कुल, और वही हुआ, और सेम विक्टर रायच ने वो करके दिखा दिया। उसके बाद आसिफ शेख भी 4 ओवर में सस्ते में लौट गए। वो स्ट्रगल भी कर रहे थे खैर, लेकिन कुशल पुरतेर का ये जाना ये बहुत कुछ अपने आप में खोल देता है कि भाई अभी काम करना है, काम बहुत करना है। क्लियरली नजर आता है कुशल पुरतेल का जो बोल्ड है, वो क्लियरली नजर आता है कि बैटिंग में उनको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आसिफ को तो है ही है, कुशल को भी है कि आपको बैटिंग में बहुत सारी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आपने अगर 2-4 अच्छे शॉट्स लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि बॉलर आपको लगातार वही बॉल रखेगा। आपके पास जैसे तरह के कंडीशंस आएंगे, आपके पास जैसे ओवरकास्ट कंडीशंस आएंगे, जैसे ही आप किसी और जगह में या ओवरसीज में खेलने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल माहौल अलग होगा, तब ये काम नहीं आने वाला। बॉलर बहुत जल्दी पढ़ लेंगे कि आपकी मूवमेंट क्या है, आपकी पैरों की मूवमेंट क्या है, और उसके हिसाब से आपको बॉल रखेंगे। और वही काम किया नेओची ने वहाँ पर, और आपको क्लीन बॉल करके दे दिया। उसके बाद आसिफ भी विकेट कीपर के हाथों सस्ते में ही आउट हो गए। 4 रन के अंदर दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए। उसके बाद हैरानी और ज्यादा हुई अयान, जब ब्रैड इवांस ने भी अपना जबरदस्त काम करना शुरू किया। ब्रैड इवांस ने शुरू में बेहतरीन बॉलिंग कराई, लेकिन वो विकेटलेस जा रहे थे, लेकिन उनका पेशेंस जो है वो काम आया इस टीम के सबसे 2 बेहतरीन बैट्समैन के खिलाफ। जब 10 ओवर हुए, 10 ओवर आते आते नेपाल की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। उस फेस को आप कैसे देखते हैं? रोहित पटेल, दीपेंद्र सिंह यानी। बिल्कुल, और देखिए जब रोहित पटेल का विकेट गिरा तो कहीं ना कहीं रोहित पटेल के ब्रेन से भी खेला गया है। इसमें छोटी चीजें होती हैं तो शायद लोग सोचते हैं कि अरे कहाँ यार, इतना कहाँ आप बिल्कुल सही। लेकिन अभी मैं आपको प्रूफ देता हूँ। रोहित पटेल को जब उन्होंने बॉल डाली जिसपे वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए, तो आप देखेंगे मिड विकेट वहां नहीं था। मिड विकेट का एरिया खाली छोड़ा हुआ था। लॉन्ग ऑन पे, मिड ऑन पे, माफ कीजिएगा, शॉर्ट मिड ऑन पे वहां प्लेयर खड़ा करा हुआ है। लालच दिया कि भैया आप मिड विकेट पे मारो, प्लेयर तो है नहीं, चौका चला जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने स्ट्रेट बॉल डाली, बिल्कुल ब्रैड इवांस ने वो ऐसे करने चले गए। जैसे ही ऐसे करने गए, बॉल मिस हुई और सीधा पैड पे लगी और क्लियर प्लम हो गए, जो कि वो बॉल कहाँ थी? स्ट्रेट की बॉल थी। और ये साबित कब हुआ? जब रोहित पटेल जाते जाते अपना जब शैडो कर रहे थे, वो स्ट्रेट ड्राइव का शैडो कर रहे थे। वो जबरदस्त प्लान था और रोहित पटेल बुरी तरह फंस गए। जी हाँ, क्योंकि रोहित पटेल खुद वो समझ गए थे, इसीलिए जब वो आउट होने के बाद अपनी शैडो बैटिंग करते हुए जा रहे थे तो उसमें उन्होंने देखा, खुद आपने देखा होगा शायद कि वो ये करते हुए जा रहे थे और उन्होंने ये कर दिया। बिल्कुल, और उससे एक बॉल पहले एंड मिड विकेट पे उन्होंने एक सिंगल भी लिया था, जो माफ कीजिएगा एलिस्टर इवांस की बात आ रही है। ब्रैड इवांस ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भापा और उसी का इस्तेमाल किया उन्होंने कि इसको भी स्किड करके थोड़ा बहुत अंदर आने की कोशिश की, लेकिन वो उतनी अंदर आई नहीं, वो स्ट्रेट बॉल रही और उसमें कहीं ना कहीं रॉन्ग लाइन खेलने के चक्कर में रोहित पटेल आउट हो गए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उस चीज को पढ़ा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इस तरह के प्लेयर्स को आप ऐसे ही आउट कर सकते हैं। रोहित जिस तरह के प्लेयर है, रोहित एक क्लास प्लेयर है, तो इनको आप इतनी आसानी से आप, जैसे कुशल पुरतेल आउट हो गए, जैसे आसिफ आउट हो गए, इतनी इस तरह से आप रोहित को आउट नहीं कर पाएंगे। रोहित एक बहुत ही क्लास और बहुत इंटेंट और टेम्परामेंट वाले प्लेयर है, इतने कम वक्त में उन्होंने वो दिखाया, इसलिए उनको आउट करने के लिए डेफिनेटली कुछ इसी तरीके का प्लान चाहिए था और वो ब्रैड इवांस ने बहुत ही बखूबी समझा। बहुत अच्छी यहाँ पर टेक्निक कहनी होगी ब्रैड इवांस की तरफ से। दीपेंद्र सिंह एरी उसके बाद आउट हुए, उसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, वो बहुत खूबसूरत ब्रैड इवांस का शिकार हुआ। बिल्कुल, चौथे स्टंप पर बॉल है, अच्छा मूवमेंट मिल रहा, मूवमेंट कहना होगा बॉलर्स को मिला है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है। चौथे स्टंप पे डाल रहे हैं या यूं कहें कि सीधा ऑफ स्टंप पर डाल रहे हैं, बॉल जा रही है, हल्का कांटा बदल रही है, जो कुशल पुरतेल बोल्ड हुए, दीपेंद्र सिंह एरी आउट हुए, आसिफ शेख आउट हुए, सब ने हल्का हल्का कांटा बदला। सीधी बॉल पड़ती तो बैट पर आराम से आती, हल्का सा मूवमेंट हुआ और बस जो पेसर को चाहिए था वो उन्हें 10-15 ओवर पर पूरी तरीके से अच्छी तरह मिल। बिल्कुल, और यही हुआ है कहीं ना कहीं 10 ओवर में ही कहीं ना कहीं कमर तोड़ दी गई नेपाल टीम की, जब उनकी आखिरी टीम चली गई और उसमें से ऊपर के टॉप ऑर्डर के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बैट्समैन ऑलरेडी रवाना हो चुके थे। कुशल पुरतेल, आसिफ शेख, आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह एरी और रोहित पटेल। जी हाँ, सबसे बड़ा विकेट रोहित पटेल भी चलते बने थे। उसके बाद के फेज की अगर हम बात करें यार, जो 10 ओवर में आधी टीम ऑल आउट हो गई, उसके बाद कब लगभग 22 ओवर टीम ने बैटिंग करी है। क्रेडिट यहाँ पर देना होगा, जो हम लगातार कहते आए हैं कि सोमपाल कामी को सिर्फ एज अ बॉलर टीम से काफी नहीं होगा। सोमपाल कामी को अब वक्त आ गया है कि सोमपाल कामी अपने बैट से रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे
रन निकाल कर दे। और हमने ये आपसे पहले भी कहा था वीडियोस में, जो हमारे रेगुलर पूरा वीडियो हमारा सुनते हैं उन्हें जरूर पता होगा कि हमने कहा था कि सोमपाल कामी को 50-100 मारने की जरूरत नहीं है। वो कंसिस्टेंटली वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 25-30 25-30 25-30 अगर वो टीम को जोड़ते हुए रहे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। हर मैच में मेरे पास 50 पे 5 नहीं होगा, कभी कभी मान लीजिए 140 150 पे 5 है, वहां पर सोमपाल आके 30 ऐड करते हैं, 70 बॉल खेलते हैं तो ये टीम 215 220 तक जाएगी, जो कि कॉम्पिटिटिव टोटल आपको हो सकता है कुछ नॉर्मल टीमों के खिलाफ। इसीलिए हम कहते हैं लगातार कि सोमपाल कामी को बैट से भी रन इंक्लूड करना कंसिस्टेंट बेसिस पे। ऐसा नहीं कि आज उन्होंने किया फिर 6-7 मैच बाद कर रहे हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे कोच और कैप्टन को भी यहाँ पर अपनी तरफ से एक अप्रोच रखना चाहिए कि नहीं, हमें आपने 3 विकेट लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने बैट से रन नहीं मारा, उसका हमें डिसअपॉइंटमेंट है। तो सोमपाल कामी के अंदर खुद वो आएगा कि नहीं, मुझे अब रन्स भी निकालने हैं, बैटिंग भी करना है, जितने वे से मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं टीम को करना होगा। एंड ब्रैड इवांस और विक्टर नाविची को लास्ट के ओवर्स थे उनके, लेकिन बहुत अच्छे से टैकल किया यहाँ पर सोमपाल कामी ने, क्योंकि सोमपाल कामी ने विकेट भी उन्होंने नहीं दिया। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा है जब वो बाहर की बॉलों को नहीं छेड़ रहे हैं। और उसके बाद माफ कीजिएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ये था कि सोमपाल कामी ने अपना डिटर्मिनेशन जरूर दिखाया, बिल्कुल दिखाया। वरना अगर थोड़ा सा भी वीकनेस होता तो वो लोग चढ़ जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने 2-2 ओवर और एक्स्ट्रा डाले थे उनके सामने। तो बहुत अच्छा है जो आपने कहा था पहले भी कि सोमपाल कामी को ये दौर बैटिंग का दौर चल रहा है। बिल्कुल ये कोई ये ना सोचे कि अब बॉलिंग का क्रिकेट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले होता था 2000 तक 2010 तक वो क्रिकेट होता था कि बॉलिंग का क्रिकेट था, बॉलिंग बैटिंग का दोनों का मजा आता था। लेकिन अब 2015 वर्ल्ड कप के बाद पूरा बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट हो गया है। अब बैटिंग ज्यादा आनी चाहिए, कम से कम बॉलर्स को भी बैटिंग थोड़ी और आप देखते भी होंगे सारी टीमें उन प्लेयर्स को ज्यादा अप्रोच करती हैं अपनी टीम में जिनको थोड़ी सी बैटिंग भी आती हो बॉलिंग के साथ साथ। आप कोई भी टीम इंटरनेशनल में उठा के देख लीजिए, वो इस तरह के प्लेयर्स बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत भी बैटिंग आती हो। वो देखते हैं क्या उन्होंने फर्स्ट क्लास में कुछ रन्स किए हैं, क्या उन्होंने लिस्ट में कुछ रन्स किए हैं, इस तरह से वो चीजें देखते हैं। तो कहीं ना कहीं सोमपाल कामी को वो कला आती है, बस वो कंसिस्टेंट बेसिस पे डेली क्रिकेट चाहेगा कि वो टीम के लिए करते रहे। जो आज उन्होंने दिखाया है बहुत शानदार है। 70 बॉलें उन्होंने खेली है, जहां पर 5 विकेट मिलकर भी 60 बॉलें सिर्फ खेल पाया, तो कहीं ना कहीं वहां पर काबिल तारीफ है। करण केसी ने थोड़ा बहुत साथ देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सारी की सारी टीम, और कहना भी होगा सुशांत भारी, आदिल आलम का विकेट गया यहाँ पर मैं कहूंगा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनका सिलेक्शन ही गलत है। T20 में आप आदिल आलम को खिला रहे हैं, ये बिल्कुल बेवकूफी भरा फैसला है। वहां पर आप भीम शार्की को खिला सकते थे, उनके पास बहुत अच्छा एक मौका होता कि वो यहाँ पर कुछ ओवर्स सोमपाल कामी के साथ भीम शार्की का मैं एक जुगलबंदी देख पाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि भीम शार्की डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। नहीं बिल्कुल, और वो भी ऐसे ही खेलते 25 रन 27 रन की बारी वो भी खेल सकते थे। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर टीम ही अलग नहीं है। देव, भीम, विवेक, अगर इन सब की टीम अलग हो, ODI का अलग हो, T20 के यहाँ घुसाए ना जाए, जबरदस्ती उनको अच्छा बनाने की कोशिश ना हो, तो ही कुछ भला हो सकता है और वनडे में 50 ओवर क्रिकेट में नेपाल की टीम का। लेकिन अभी जैसा हाल दिख रहा है बहुत ही ब्लिंक चांस। बिल्कुल, अब आप यहाँ पर सोचिए कई सारी चीजें हैं आप देखिए, और यहाँ पर पूरी तरह से बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें यार, क्रेडिट देना होगा जिस तरह से ब्रैड इवांस और विक्टर नाविची ने बॉलिंग कराई है शुरू के 10 ओवर में। ओवरकास्ट कंडीशंस उन्हें मिले, हल्के हल्की बादल थे, धूप भी थे, वहां पर बहुत अच्छी जो सी मूवमेंट है, बाउंस, और ब्रैड इवांस को जो बाउंस मिल रही थी उसको देखकर क्लियर मुझे सीधा कनेक्ट फील हुआ यूएसए और स्कॉटलैंड की जो पिच है जहां पर अभी नेपाल को जाके मैचेस खेलने, क्लियरली वहां फील हुआ कि वहां कितना ज्यादा दिक्कत हो सकती है इस टीम को अगर ये पेसर्स को ठीक से हैंडल नहीं कर पाती है उस कंडीशंस में। और इसीलिए हमने अपने वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के प्रेडिक्शंस में कहा था कि अगले आने वाले 8 मैचेस में से शायद 3 मैचेस नेपाल वहां पर जीत पाए, 2 यूएसए में जाकर यूएसए वाले टूर में, और 1 शायद नामीबिया के खिलाफ आपको जीत मिल सकती है। आप खुद देखिए कि जिस तरह से ही मूवमेंट होती है, सी मूवमेंट होती है, बाउंस हो रही है, पेस से बॉल आ रही है, चौथे स्टंप पे आ रही है, क्या जबरदस्त दिक्कत हो रही है इन बैट्समैन को खेलने में। तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड में बहुत ज्यादा टफ होगा जब आपका सामना गेविन मैच जैसे बॉलरों से होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें शाहजान शरीफ की बात करें, रूबेल ट्रम्पलमैन की बात करें, जायन स्मिथ की बात करें, फ्रैनिंग की बात करें, डेविड वीस की बात करें, आप क्वालिटी देखिए किस तरह के बॉलर्स हैं, और आप फिर उसके बाद आप इस बैटिंग को देखिए, इस बैटिंग के अप्रोच को देखिए। डेफिनेटली यहाँ पर बॉलर्स को पूरा क्रेडिट देना होगा, शुरू के 10 ओवर में डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, और एक तरह से एक डराया भी है, स्केयर भी दिया है
कि क्या हाल हो सकता है यूएसए और स्कॉटलैंड। अभी जो यूएसए का भी जो एमएलसी के खिलाफ जो मैचेस हुए थे उसमें भी हमने देखा क्या शानदार बाउंस और सीधी हो रही थी, बहुत शानदार कैरी हो रही थी। कीपर अपने यहाँ चेहरे के चेस्ट के हाइट से कैरी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। स्पीड भी थी बॉलर्स के पास। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बॉलर्स को आप जरूर है, नेपाल के पास अच्छे पेसर्स हैं, लेकिन वो पेसर बेदम नजर आएंगे अगर उनको आप डायरेक्ट उतार देंगे। बिल्कुल, आप यूएसए स्कॉटलैंड में जाकर डायरेक्ट कहेंगे कि आप यहाँ बॉलिंग कराओ 10 ओवर डालने हैं, बिल्कुल नहीं, फेल हो जाएंगे। आपने जब मौके मिले, आपको ओवरकास्ट कंडीशन मिल रहा था, तब तो आपने पेसर खिलाए नहीं। अब स्पिनर का काम इतना है नहीं, 2 स्पिनर को रखिए बस। लेकिन नहीं भाई, हमारा प्लान ही कुछ और है, माइंडसेट ही क्या है मालूम। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लर्निंग का जो माइंडसेट है वो क्लियरली नजर नहीं आया पहले वनडे में। अगर हम बात करें, अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 2 वनडेज में कम से कम पूरी तरह से आप पेसर के साथ आप मैच हार जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इकलौता ऐसा फैन होगा नेपाल की तरफ से जो ये चाहेगा जिम्बाब्वे के खिलाफ हमें सीरीज जीतनी है, भले हम वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में स्कॉटलैंड और यूएसए में जाके सारे मैच हार जाए। सारे मैच से यूएसए को चाहिए हटा दिए, बाकी 6 मैच हम हार जाए। क्या कोई ऐसा फैन होगा? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतकर होगा क्या? यहाँ तक ये लिस्ट ए और T20 स्टेटस वाले मैचेस भी नहीं है, लेकिन लर्निंग के लिए बहुत बड़े चांसेस थे, जहां पर आपने 111 बॉलें कंफर्टेबली वेस्ट कर दी, यानी कि 18.3 बॉलें आपने वेस्ट कर दी। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अब क्या बात करनी? अब बॉलिंग में अब आप कहेंगे नेपाल की बॉलिंग के बारे में बात, लेकिन सच में क्योंकि यहाँ पर लर्निंग ही पूरा तरह से माहौल था, लेकिन बॉलिंग में बात करने के लिए फिलहाल कुछ है भी नहीं, और बॉलिंग में बात करके भी कुछ खास होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम जहाँ है, जहाँ पर दिक्कत सारी आती है, आपने यूएई में सेमीफाइनल्स में आप चेस करते हुए हारे, आप 164 यूएई के खिलाफ चेस करते हुए हारे, आप पीएनजी के खिलाफ चेस करते हुए वनडे हारे अपने घर में, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर ज्यादा नजर आती है। क्योंकि आप स्पिनर्स को खिला लेंगे, यहाँ पर वो मान लीजिए धड़ाधड़ विकेट ले भी लिए उन्होंने, अच्छा भी किया बुरा भी किया, लेकिन उससे यूएसए और एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, इससे शायद आप भी सहमत होंगे, यूएसए को पता है कि नेपाल के पास स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा बेहतर है, तो डेफिनेटली वो इतनी बड़ी बेवकूफी, यूएसए खुद 32-35 पे ऑल आउट हो चुका है स्पिन के खिलाफ नेपाल के सामने, तो वो इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करने वाले कि वो स्पिन फ्रेंडली विकेट नेपाल के सामने परोस दे अपने खिलाफ। बिल्कुल सही, आपने सही कहा, और मिलेगा भी नहीं, बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं है। ग्रास तो पक्का रखें, बिल्कुल 1-2 स्पिनर के साथ अगर उतरेंगे बस इतना ही काफी है। अगर बेवकूफी करना चाहेंगे तो 3-4 स्पिनर के साथ उतर सकते हैं, वरना वो बाकी तो खैर पता चल ही जाएगा जब जून में मैच। बिल्कुल, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि यूएसए ये बेवकूफी करेगा कि वो खुद परोस कर दे दे कि आइए भाई संदीप सुशांत वापस से हमारे खिलाफ आप 10 विकेट ले लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कि डेली क्रिकेट लगातार ये चीज़ें उठाता रहता है, लेकिन उस पर काम डेली क्रिकेट हम अपनी बात करें हैं तो हमने जितनी सारी चीज़ें कही हैं 2% भी उसका आज तक इम्प्लीमेंट देखा नहीं है कोच सर और कैप्टन की वजह से। उनका एकदम नॉर्थ पोल वाला ही विजन नजर आता है, पता नहीं कौन से जोन में उनकी सोच जा रही है, ये समझ में नहीं आता है। 20-30% भी अगर इंप्लीमेंट हो जाता तो शायद कुछ बेहतर हो जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, उम्मीद करेंगे कि सेकंड ओडीआई में कुछ हासिल कुछ बेहतर हमें देखने को मिले। इस बुरी फेलियर के बाद क्या ऑप्शन है, क्या बेहतर कर सकता है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए नेपाल की सेकंड वनडे के लिए, मैच में जरूर देखिए।